We will continue with the module 1 today also, introduction to cloud computing. ठीक है, आज का जो एजेंडा हम लोग डिस्कस करेंगे डे 2। सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा रहेगा एज़ोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इसके बाद अकाउंट साइन अप टू एज़ोर पोर्टल। ठीक है, एक अकाउंट आप लोग कैसे क्रिएट करोगे, क्योंकि मैंने कल आपसे बोला था क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी कोर्सेज आपके हैं, चाहे आप अमेजोन का AWS करें, GCP करें, आप एजोर करें, यहाँ पे लोकल कंप्यूटर में आप लोग कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे। आपका खुद का एक अकाउंट होगा, वो साइन अप आपको करना है। जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी सर्विसेज हम प्रोविजन करेंगे ओवर द क्लाउड। ठीक है, एंड इसके बाद एक सब्सक्रिप्शन की मैं आपसे बात करूंगा। एजोर में अगर आपको रिसोर्सेज क्रिएट करना, सर्विसेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें पहले उनसे एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है, कितने टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अकाउंट को मैनेज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं विद इन द सब्सक्रिप्शन ही आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आज का जो क्लास हमें एंड करना है, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन इन एज्योर क्लाउड। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं, और इसके बाद का जो सिलेबस होगा हम लोग पर्टिकुलर सर्विस को पिक करेंगे। जैसे वी विल स्टार्ट विद द नेटवर्क, एंड फिर AWS का, सॉरी, एजोर का जो स्टोरेज पार्ट है वो हम कवर करेंगे। एंड इसके बाद यूजर मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मशीन्स एंड स्केलेबिलिटी, राइट, एंड लोड बैलेंसिंग एंड राउट 53 मॉनिटरिंग, बहुत सारी चीज़ें, माइग्रेशंस, एजोर का CLI पूरा। ठीक है, ARM टेम्पलेट्स के बारे में। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हम पिक करेंगे वन बाई वन। ठीक है, बट बेसिक आज हम लोग अपना पूरा क्लियर कर लेंगे कि कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या यहाँ पे हमें काम करने का तरीका एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज एजोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एजोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉपिक का देखो, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, एजोर आपका वर्ल्ड वाइड क्लाउड की सर्विसेज कस्टमर को अवेलेबल कराता है। कस्टमर लाइक वी हैव द SCL, इन्फोसिस, XYZ, जो भी कंपनी है, एजोर उस चीज को बोलता है कि वो मेरे लिए कस्टमर है, जो मेरे से सर्विस ले रहा है दैट इज कस्टमर फॉर मी। ठीक है, तो एजोर ने जो IT के सर्विसेज, जिनको आप क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हो, एंड यूजर को या एंड कस्टमर को अवेलेबल कराने के लिए अपने डेटा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड लगा रखे हैं। ठीक है, हर एक कंट्री में जाके, तो उन फिजिकल कंपोनेंट्स को, उनके टर्मोलॉजी, क्या क्या टेक्निकल कीवर्ड्स वो लोग यूज करते हैं, वो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना है इस टॉपिक में। हाउ डेटा सेंटर लुक्स ऑफ एज्योर, एंड उनमें और कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से टर्मोलॉजीज हैं जिनको हमें याद रखना है जब भी हम एज्योर से सर्विसेज लेने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, एक डॉक्यूमेंट हम ये रेफर कर लेते हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। एज्योर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 2 की कंपोनेंट्स। मतलब इनका पूरा जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2 चीजों से मिलके बना है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपका कनेक्टिंग नेटवर्क कंपोनेंट्स। मतलब कुछ नेटवर्क के डिवाइसेस लगे हैं, और आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यू कैन से दे हैव द डेडिकेट डेटा सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, द फिजिकल कंपोनेंट्स इज comprised of 160 प्लस फिजिकल डेटा सेंटर्स एजोर के पास अवेलेबल हैं, अरेंज्ड इनटू रीजन्स। इनको बाद में टेक्निकली एजोर बोलता है रीजन्स। ठीक है, एंड लिंक बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑन द planet।
मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे अगर बात करता हूँ, एजोर ने बोला कि हमारे पास इंडिया में हमारा डेटा सेंटर है, ऑस्ट्रेलिया में हमारा डेटा सेंटर है, यूएस में हमारा डेटा सेंटर है, अफ्रीका में हमारा डेटा सेंटर है, यूरोप में हमारा डेटा सेंटर है। तो ये डेटा सेंटर्स हमारे विद प्रॉपर फाइबर कनेक्टिविटी इंटरकनेक्टेड है थ्रू द नेटवर्क चैनल। ठीक है। आप अगर एजोर के मुंबई के डेटा सेंटर से कोई भी डेटा अगर आप कॉपी करते हैं यूएस के डेटा सेंटर के लिए, तो उनका एक वेल नोन पाथ उनके पास है, ऑप्टिमाइज नेटवर्क है जिसके थ्रू आपका डेटा कॉपी होता है। ठीक है। विद द कनेक्टिविटी ऑफ ग्लोबल एज्योर नेटवर्क, ईच ऑफ द एज्योर डेटा सेंटर प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी। यानी कि हर एक डेटा सेंटर में आपको बाय डिफॉल्ट दे आर प्रोवाइडिंग द हाई अवेलेबिलिटी, लो लेटेंसी, मतलब आपके जो कंटेंट्स होंगे हाईली डिलीवर होंगे ओवर द इंटरनेट। स्केलेबिलिटी, they are providing two type of scalability: on demand, whenever you need the resources you have the resources available। तो हम लोग पूरे कोर्स में दो टाइप का स्केलेबिलिटी यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो आपका वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दोनों की मैं बात करूंगा आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। एंड द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल रनिंग ऑन द एजोर प्लेटफॉर्म। जितने भी कंपोनेंट्स आपके हैं जिससे कि एजोर आपको सर्विसेज देता है एज अ क्लाउड प्रोवाइडर, उन्होंने खुद का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहां से जाके आप सारी सर्विसेज को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो स्केलेबिलिटी हो, हाई अवेलेबिलिटी हो। यू हैव द फुल राइट्स टू डिजाइन योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन AWS डेटा सेंटर्स। ठीक है। Together, these components keep data entirely within the trusted Microsoft network, and IP traffic never enters the public internet। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक ट्रस्टेड नेटवर्क है, और पब्लिक इंटरनेट का आपसे बोल रहा है वो कि अगर आप कम्युनिकेशन कोई रिसोर्स सर्विस आप एजोर के डेटा सेंटर से एक्सेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हैकर आया और आपके पैकेट को उसने हैक किया और जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे थे ओवर द इंटरनेट एज अ पैकेट, उसने एक्सट्रैक्ट किया और आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रस्टेड माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क विद द हाईली इनक्रिप्टेड, ठीक है, सिक्योरिटी। इसके बाद जो पहला कंपोनेंट आपका आता है एजोर का, ठीक है, कि एजोर एग्जैक्टली डेटा सेंटर्स को जहाँ पे रखता है ना, जो जियोग्राफिक लोकेशन जो है, जैसे जियोग्राफिक लोकेशन आई मीन टू से दिस कैन बी द कंट्री नेम। जैसे इंडिया, इंडिया इज द जियोग्राफिक लोकेशन, बट यहाँ पे इंडिया में उनके कितने डेटा सेंटर्स हैं वो चीज हमें अंडरस्टैंड करना है। तो आपको एक गूगल पे जाके ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से कि हाउ मेनी डेटा सेंटर्स एजोर हैव करंटली। और ये नंबर आपका स्टैटिक नहीं है, एक चीज आपको याद रखना है, जैसे जैसे एजोर का बिजनेस आपका बाइड होता जा रहा है, जितना जितना ग्रो कर रहा है, वो लोग कस्टमर के लिए अपने डेटा सेंटर्स का साइज भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं, उनके नंबर्स भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ठीक है। तो आप गूगल पे जाके जब भी आपको ये चीज चेक करना है कि प्रेजेंट में एजोर के पास कितने डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो आप सिंपल यहाँ टाइप करो एजोर रीजन्स लिस्ट। ठीक है। तो एक आंसर आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे जाके आराम से, ठीक है, देखो सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि जियोग्राफी आप चूज कर लो, यानी कि इतने कंट्रीज में एजोर अपना बिजनेस करता है, इसका मतलब ये है। ठीक है। और जैसे इंडिया इज द जियोग्राफी, राइट, और इंडिया में एजोर क्या बोलता है कि मेरे पास सेंट्रल इंडिया में मेरा बिजनेस है, साउथ इंडिया में मेरा बिजनेस है, और आपका वेस्ट इंडिया में बिजनेस है, यानी कि तीन डिफरेंट लोकेशंस पे, पुणे, चेन्नई और आपका मुंबई। ठीक है। तो कुछ डेमो प्रोविजन करने के लिए ना आपको मैं ऐसा करता हूं, जैसे यहां से सपोज करो मैं इस जियोग्राफी के बाद मैं एशिया पैसिफिक में जाता हूं, तो एशिया पैसिफिक में एजोर आपसे क्या बोलता है कि मेरे पास ईस्ट एशिया मतलब हांगकांग में मेरा एक डेटा सेंटर है, और साउथ ईस्ट एशिया में आप जाते हैं तो सिंगापुर में, मतलब इतने कंट्रीज आपके एक तरीके से इंडिया के जियोग्राफी में आते हैं। चाइना में दे हैव टोटल
शंघई, शंघई और आपका बीजिंग, बीजिंग यानी कि बीजिंग में 2 डेटा सेंटर्स हैं उनके पास, और शंघई में अगर आप देखोगे जाके तो वहां पे भी इनके 2 डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन करते हो ना amazon से इसका, जैसे वो लोग भी क्लाउड की सर्विसेज ऐसे ही देते हैं जैसे एज्योर देता है, तो इनका जो फिजिकल डेटा सेंटर्स है ना, दोनों के दिखने में थोड़े से अलग हैं। वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजोर एंड amazon। ठीक है। तो इंडिया में ओवरऑल आपसे अगर पूछता है कोई कि हाउ मेनी डेटा सेंटर्स आर अवेलेबल इन इंडिया रीजन, तो आपको क्या बताना है, वी हैव द 3 डिफरेंट लोकेशंस। सेंट्रल इंडिया में आपका पुणे आता है, साउथ इंडिया में आपका चेन्नई आता है, और आपका वेस्ट इंडिया में आपका आता है क्या, मुंबई। और ये तीनों ही रीजन जो आपके स्टार्ट किए गए थे 2015 में। ठीक है। तो इनका ओवरऑल अगर आप काउंट देखोगे ना, 60+ रीजन्स अभी अजोर के पास हैं आपके अवेलेबल। ठीक है। इसमें से एक डेमो में आपको दिखाने वाला था। जैसे एजोर ने हमको क्या बोला हुआ है कि जो भी कस्टमर अपनी ऑनलाइन एजोर की सर्विसेज प्रोविजन करना चाहता है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक ऑनलाइन पोर्टल हमको दे रखा है, राइट, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं एजोर पोर्टल। ठीक है। और उसका लिंक क्या है, portal.azure.com। ठीक है। तो हमें गूगल पे जाके क्या करना है, सिंपल यू हैव टू टाइप हेयर portal.azure.com, यानी कि AWS एजोर की सर्विसेज को आपको अगर एक्सेस करना है, तो उन्होंने बोला कि हम अलग से आपको कोई फिजिकल एक्सेस नहीं देते हैं, हमने एक वेबसाइट डिजाइन कर रखा है, और उसका एक यूआरएल आपके पास है, यू विल साइन अप वन अकाउंट, और उसको आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्विसेज हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म के सर्विसेज हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर के सर्विस हैं, आपको सिंगल यूआरएल पे हम लोग अवेलेबल करा के देते हैं। तो जब भी आपको कोई बोला जाए कि यार क्लाउड के रिसोर्सेस मेरे को एक्सेस करने हैं, एजोर क्लाउड के रिसोर्सेस, तो आपका सिंगल यूआरएल क्या है, portal.azure.com। ठीक है। जैसे मैंने एक अपना अकाउंट यहाँ पे साइन अप कर रखा है, अकाउंट का जो भी पासवर्ड वगैरह तो आज हम देखेंगे हाउ वी विल सेट अप द एजोर अकाउंट। ठीक है। ये लॉगिन करने के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एजोर में कोई भी सर्विस आप बनाने जाओगे ना, सबसे पहले हमें चूज करना पड़ता है कि कौन से रीजन में आपका ये सर्विस बनना चाहिए। ठीक है। जैसे कि एक एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट सपोज आप वर्चुअल मशीन्स आप बनाना चाहते हैं, एक सर्वर आपको क्लाउड में रन करना है, तो यहाँ पे सिंगल आपके पास ऑप्शन है ऐड वर्चुअल मशीन। ठीक है। आप यहाँ पे गए और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको एक यहाँ से रिसोर्स ग्रुप आपने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद ना देखो आपसे बोल रहा है कि यू नीड टू सेलेक्ट द रीजन, कि कौन से रीजन में आप अपने मशीन को रन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे इंडिया रीजन की बात करता हूं, तो आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे, टाइप हेयर सिंपल इंडिया। ठीक है। तो इंडिया में आपसे बोल रहा है वी हैव द सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। लेट सपोज आपने सेंट्रल लिया, सेंट्रल का मीनिंग क्या है, पुणे। अब आप यहाँ पे जाओगे ना, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक हमारा होता है रीजन, और रीजन के बाद हमारा जो आता है ना, जो उसको बोलते हैं हम क्या, अवेलेबिलिटी जोन। एजोर क्या बोलता है कि हमारा एक स्पेसिफिक, अगर मैं पुणे लोकेशन की आपसे बात करता हूं, तो पुणे में उन्होंने क्या बोला कि हमने एक बिल्डिंग लिया हुआ है जिस चीज को हम डेटा सेंटर बोलते हैं। तो इस डेटा सेंटर में हमने क्या कर रखा है, ऐसे करके अपने हार्डवेयर की जो रैक है ना डेटा सेंटर में, ऐसे हमने लगाए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्या एजोर ने पुणे लोकेशन पे सिंगल डेटा सेंटर हमको अवेलेबल करा रखा है, या उन्होंने बोला कि पुणे कंट्री में ही 30 किलोमीटर की दूरी पे हमने एक और डेटा सेंटर अपना लगा रखा है, तो आप चाहें तो इस डेटा सेंटर में भी सर्वर बना सकते हैं और इस डेटा सेंटर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा क्लियर करके रखना, हर एक रीजन में एजोर आपके अवेलेबिलिटी जोन्स आपको अवेलेबल करा के नहीं देता है। रीजन में और अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंस क्या होता है, एजेड
आपके विद इन द रीजन वी कैन हैव द मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, एंड अवेलेबिलिटी जोन इज योर एग्जैक्ट डेटा सेंटर। अब मैं आपसे बोलता हूं, सपोज करो आपसे कोई बोले कि पुणे में मेरे को एक सर्वर बनाना है, क्या पुणे में हमारे पास मोर देन वन अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है? क्या आंसर करोगे आप? नहीं, श्याम सर, नो। स्मूथ दिस साइड अवेलेबिलिटी जोन का यस। मतलब यहाँ पे ये भी था कुड कि बी। हम फॉर एग्जांपल अगर हम लोड बैलेंसिंग के लिए या हम फॉर एग्जांपल मेरा एक डेटा सेंटर डाउन हो जाता है और सेकंड कंडीशंस में सेकंड डेटा सेंटर मेरा उसमें हाई अवेलेबिलिटी पे रन हो जाता है, तो अवेलेबिलिटी जोन शायद हम उसमें ज्वाइन करते हैं या हमें सिर्फ एक ही चूज करना पड़ता है? हाँ, ये इनका क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो पुणे का ये पूरा डेटा सेंटर बैठ जाता है, राइट, तो मैं अगर पूरे डेटा सेंटर लेवल का अगर हाई अवेलेबिलिटी देखता हूं, तो एजोर क्या हमें पुणे लोकेशन पे कोई और डेटा सेंटर अवेलेबल कराता है टू अचीव द डिजास्टर रिकवरी? लेट सपोज कुछ भी होता है यार, राइट। डेटा सेंटर में पूरा बिल्डिंग बैठ गया, अर्थक्वेक आया, कुछ भी हुआ, और मेरे सर्वर्स यहाँ पे चल रहे थे, तो उसके लिए एजोर का प्लानिंग क्या होता है? तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी भी एजोर के पास ये चैलेंज है कि किसी किसी रीजन में उनके पास अवेलेबिलिटी जोन्स अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी जोन्स का मतलब क्या है? जैसे किसी रीजन की, मैं एक यूएस का लोकेशन यहां से सिलेक्ट करता हूं, लेट सपोज आपने यूएस में गए, यूएस ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैव द अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल। हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स दे हैव इन यूएस ईस्ट? 1, 2 एंड 3। और आप ना यहाँ पे जाके अगर देखते हैं ना कि अगर मैं यूएस लोकेशन की आपसे बात करता हूं, टाइप हेयर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखोगे ईस्ट यूएस यानी कि नॉर्थ वर्जीनिया, वर्जीनिया लोकेशन में यूएस के पास दो रीजन अवेलेबल हैं, और उनमें भी हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है। अगर आप यहां देखोगे ना, वी हैव द 1 अवेलेबिलिटी जोन। इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में, कौन से रीजन में, यूएस ईस्ट में, एजोर ने क्या कर रखा है, 3 डिफरेंट लोकेशंस पे। यार नॉर्थ वर्जीनिया जो आपका कंट्री है एक तरीके से, वो कोई छोटा सिटी तो है नहीं। उन्होंने क्या किया, 20 या 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग लिया, यानी कि मैं एजोर का डायग्राम अगर आपके सामने ड्रॉ करता हूं, लेट सपोज ये मेरा वर्जीनिया का लोकेशन हो गया। अब इस लोकेशन पे एजोर क्या बोलता है कि एक डेटा सेंटर हमारा ये है, एक डेटा सेंटर हमारा ये है, और एक डेटा सेंटर हमारा ये है। इस कंप्लीट जो जियोग्राफिक लोकेशन को एजोर क्या बोलता है, दिस इज माय जियोग्राफी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएस ईस्ट। यानी कि उनका एक ये रीजन हो रीजन। गया, और इस रीजन के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन है उनके पास? 1, 2 एंड आपका 3। अब चाहे तो आप अपने सर्वर्स को इस अवेलेबिलिटी जोन में प्लेस कर दो, चाहे तो आप यहां कर दो, चाहे तो आप यहां पे कर दो, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, रीजन। अब आपसे ना ये पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यू में कि यार मेरे को एक चीज बताओ, जिस रीजन में एजोर हमको अवेलेबिलिटी जोन नहीं देता है, मोर देन वन डेटा सेंटर उनके पास नहीं है, तो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशन क्या है? मैंने बोला पुणे में मेरे को पुणे के अंदर ही एक और अवेलेबिलिटी जोन चाहिए, तो एजोर बोलता है कि हमारे पास इंडिया में पुणे लोकेशन पे एक फ्लैट डेटा सेंटर है, चाहे उसको आप रीजन बोलो, चाहे उसको आप अवेलेबिलिटी जोन बोलो। क्लियर है ये चीज? उस कंडीशन में सर हमें फिर दूसरे रीजन को एज ए बैकअप लेके चलना पड़ेगा। राइट। तो इंडिया में वो लोग पता है आपको सॉल्यूशन क्या देते हैं कि आप यार ऐसा करना, हमारे पास पुणे में एक सिंगल डेटा सेंटर है, अब चाहे इसको आप अवेलेबिलिटी जोन मान लो, चाहे इसको आप रीजन मान लो, ठीक है। और पुणे के बाद मुंबई में हमारे पास दूसरा क्या है, हमारा एक और रीजन, हमारे डेटा लिए वो सेंटर। रीजन है, लेकिन वहां पे भी अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट। और तीसरा लोकेशन क्या है अगर आप इंडिया की बात करते हैं, तो चेन्नई। इंडिया में एक तो चेन्नई है। चेन्नई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये चेन्नई आपको यहाँ पे दिखता है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से, टाइप हेयर इंडिया, और इंडिया में पुणे, चेन्नई एंड मुंबई,
सेंट्रल, तो ईस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, साउथ नॉर्थ। इंडिया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर रखना है, रीजन का मतलब यहाँ पे दो तरीके से होता है एजोर में। रीजन इज कलेक्शन ऑफ योर अवेलेबिलिटी जोन, मल्टीपल डेटा सेंटर्स को मिला के एक रीजन बनता है, लेकिन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन ना हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं है एजोर के पास। दे हैव द बिग लिमिटेशन इन कंपैरिजन टू amazon। amazon इस चीज को क्या बोलता है, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास रीजन जो है ना, टोटल हमारे पास 24 रीजन्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन रीजन्स में हमारे पास मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन तो हम आपको दे ही रहे हैं। यानी कि एक रीजन में आपको अगर बैकअप सर्वर दूसरे डेटा सेंटर में अगर रखना है ना, तो आप आराम से जाके वहां पे रख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल सर्विस के डिप्लॉयमेंट की मैं आपसे बात करूं, सर्विस के सर डिप्लॉयमेंट यहाँ पे होते हैं क्लाउड में, या तो सिंगल एक एजेड बेस होते हैं, या श्याम फिर सर, क्या एक होते हैं आपके। क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी। देखो, अवेबिलिटी जोन में फॉर एग्जांपल मैंने एक रीजन चूज किया है, ठीक है, और अवेबिलिटी जोन एक तो ये है कि मैं विदाउट अवेबिलिटी जोन मतलब उसको क्रिएट कर दूं, तो क्या होगा कि मेरा सेम रीजन पे जो मैं चूज कर रहा हूँ पर मैं विदाउट अवेबिलिटी जोन पे एक मशीन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक ये भी है अवेबिलिटी जोन में कि भाई मेरे को इस मशीन की एक कॉपी सेकंड लोकेशन पर रखनी है डिजास्टर रिकवरी या अदर केस के लिए। देन उस केस में क्या करता है कि वो उसकी एक कॉपी सेम रीजन के किसी जहाँ पे अवेबिलिटी जोन अवेलेबल है, मीन्स जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहां पे तो वो क्रिएट ही नहीं करेगा, अदरवाइज वो एक कॉपी वहां पे भी क्रिएट कर देगा। नहीं इट देखो, मीन्स अपने मन से कोई कॉपी क्रिएट नहीं होती है, हमारे पास ओके, ऑप्शन होते हैं, वो हमें चूज करने पड़ते हैं। राइट। मैं बोल रहा था कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक मशीन क्रिएट करता हूँ, वीएम क्रिएट करता हूँ, और मैं उसमें विदाउट अवेबिलिटी जोन में वहां से लेके चलता हूँ, मैं अवेबिलिटी जोन की फैसिलिटी वहां पे चूज ही नहीं करता हूँ। तो मेरा क्या होगा, जो मेरी मशीन होगी एक सेंट्रल मतलब एक लोकेशन पे रहेगी जिस रीजन को मैं चूज कर रहा हूँ, राइट। ठीक है। अब मैं उसी में एक अवेबिलिटी जोन में क्रिएट करता हूँ, मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसका आप मेरे को एक बैकअप और मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड कराओ, तो उस केस में अवेबिलिटी जोन शायद हम वहाँ पे चूज करते हैं। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये सर। सर अकॉर्डिंग टू मी सीधा याद रखना है, जिस रीजन में अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल नहीं है, वी यस, डोंट हैव द ऑप्शन टू चूज द मल्टीपल एजेड फॉर द डिप्लॉयमेंट। राइट। सर उस कंडीशन में एक हम ये भी कर सकते हैं सर, जो हमारे नियरेस्ट जो रीजन है उसमें भी तो हम कर सकते हैं यस, सर। दैट्स सपोज व्हाई आई दैट एम सर, अगर सेइंग, जैसे इंडिया दैट्स में व्हाई आई एम अगर सेइंग, जैसे कि बहुत सारे रीजन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनमें की अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो एजोर आपसे क्या कहता है कि हमने एक कंट्री के सिटीज में जाके, जैसे इंडिया में उन्होंने 3 टॉप सिटीज को पिक किया, चेन्नई को, पुणे को और आपके मुंबई को। तो आप इंडिया के अंदर अगर आप एक पुणे में सर्वर रन करते हैं और आपको डेटा सेंटर लेवल से अगर हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, तो आप क्या करो, या तो मुंबई में अपना सर्वर रख लो, या फिर कहां पे रख लो, चेन्नई में। और आप अगर एक कंट्री के सिटीज की बात करते हैं ना, आप बोलते हैं कि सर जो लेटेंसी मेरे को मुंबई से मिल रहा था, तो क्या चेन्नई से भी मिलेगा। एजोर इस चीज की गारंटी लेता है कि आपको विद इन द कंट्री लेटेंसी में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। आई एम pretty much sure to provide you same latency within the country। ठीक है, लेकिन देखो राइट। कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा भी होता है कि हमें सपोज करो, ये दो कंपोनेंट्स आपके मेन हो गए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ओनली रीजन के बारे में और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में। ठीक है, इसके बाद दो एडब्ल्यूएस जो हमें देता है ना, तीसरा कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं क्या, अगर आप लोग में से जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट, राइट। यानी कि जिस रीजन में अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन नहीं है ना, तो वहां पे जाके आप अपना अवेलेबिलिटी सेट बना सकते हो, और इसको हम लोग बोलते हैं एफटी डोमेन। एफटी डोमेन का मतलब क्या है कि आपने बोला कि यार मेरे को एक एक सिंगल डेटा सेंटर में ही मेरे को अपना सर्वर रन करना है, तो एजोर आपसे क्या बोलता है कि हम आपको ना एक सिंगल डेटा सेंटर के बेसिस पे अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन देते हैं। इस वाले चीज में हम लोग करते क्या है, विद इन द डेटा सेंटर वी हैव द मल्टीपल रैक अवेलेबल टू रन योर सर्वर्स। तो एजोर करेगा क्या, आपके एक सर्वर को यहाँ पे रन कर देगा, और इस सर्वर को अगर आपने अवेलेबिलिटी सेट में अगर रन करना है ना, तो सेम रैक में आपका, जैसे एक एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है कि पूरा डेटा सेंटर सही चल रहा था, लेकिन जिस रैक में आपका सर्वर था वो रैक क्या हो गया आपका,
डाउन हो गया, राइट? हाँ जी, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है। राइट। आपने बोला कि मेरे को विद इन द डेटा सेंटर अगर हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस मेरे एप्लीकेशन के लिए मेरे को चाहिए, तो एजोर आपसे बोलता है कि हम ना आपको अल्टरनेटिवली अवेलेबिलिटी जोन के आपको एक अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन भी देते हैं। अवेलेबिलिटी सेट ऑप्शन क्या कहता है कि मैं सेम सर्वर का सेम डेटा सेंटर में दूसरे रैक में क्या कर देता हूं, एक रेप्लिका सर्वर आपके लिए बना के रख देता हूं। अगर आपका ये पूरा रैक अगर डाउन भी चला गया, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसे इश्यूज होते ना तो कोई भी कस्टमर सर्विसेज लेने को रेडी नहीं होता, इतने बड़े लेवल के इम्पैक्ट नहीं होते, क्योंकि जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना, उन्होंने भी अपना इतना बड़ा टीम बैकएंड में मॉनिटरिंग के लिए बिठा रखा है, एंड दे आर वेल प्रोएक्टिव। वो वेट नहीं करते कि इशू आएगा तो ऐसा हमको करना है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग द हार्डवेयर्स विद द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग टूल्स, और वो हमेशा ट्राई करते हैं कि 99.9% मैं कस्टमर को जो सर्विस दे रहा हूँ वो अवेलेबल होना चाहिए। श्याम सर, हाँ जी, सर बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये रेप्लिका बनाते हैं, लेकिन आप अवेलेबिलिटी सेट उसका कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही माइनर चांसेस होते हैं कि उसका रेप्लिका किसी दूसरी रैक में अवेलेबिलिटी डालें, सेट क्योंकि का ऑप्शन हम लेके चलते हैं, जैसे कि आपका डेटाबेस का सर्वर हो गया, राइट? डेटाबेस के लिए ना हम 1% का रिस्क भी नहीं लेते, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन जो है अल्टीमेटली किसको यूज करता है बैकएंड से, डेटाबेस को। जो बहुत क्रिटिकल आपके सर्वर्स हैं जिनके लिए आप 1% भी डाउन टाइम आप नहीं लेना चाहते हैं, तब हम अवेलेबिलिटी सेट को पिक्चर में लेके आते हैं, इन केस ऑफ क्लस्टरिंग राइट, इन पर्पस। केस ऑफ क्लस्टरिंग। बाकी का तो विद इन द अवेलेबिलिटी जोन हमारे पास लोड बैलेंसर है, राइट? जी लोड जी जी। बैलेंसर क्या कहता है कि अगर आपका एक सर्वर भी डाउन चला गया तो मेरे पास 3 या 4 सर्वर आपकी एप्लीकेशन को ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मैंने लगा रखे हैं ऑलरेडी। जनरली हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम्स की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो स्टैंड अलोन सर्वर पे तो हम कभी भी एप्लीकेशंस को रन करते भी नहीं है। इफ वी हैव द n नंबर ऑफ सर्वर्स एंड दे आर होस्टिंग द सेम एप्लीकेशन वर्कलोड, तो हम हमेशा प्लेस करके चलते हैं उसके फ्रंट पे लोड बैलेंसर, राइट? सर ये, सॉरी सर, हाँ जी, सर ये जो अवेलेबिलिटी सेट है वो एज अ बैकअप सर्वर की तरह काम करता है, मतलब राइट, रेप्लिका होगा आपका रेप्लिका। सर्वर अच्छा, का, तो ठीक है? ये सेम ही डेटाबेस के अंदर मान लीजिए एक पूरा एक मतलब होगा वो सेम डेटा सेंटर में ही, बट सेंटर में। जिस रैक में आपका प्राइमरी सर्वर चल रहा है ना, और हाँ, इसका जैसे ही रेप्लिका आप अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करते हैं तो वो दूसरे रैक में होगा डेटा सेंटर की, अच्छा ठीक है, और और सेम सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही अवेलेबिलिटी जोन बोलो उसको चाहे रीजन बोलो, region। अच्छा और ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट हमारा दोनों जगह अवेलेबल है। जिस रीजन में अवेलेबिलिटी जोन है वहां पे भी हम अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर सकते हैं, और जिसमें अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं वहां पे भी हम अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक ठीक। तो प्राइमरली हमारे पास क्या आपसे बोल रहा है, देखो, एन एजोर रीजन इज अ सेट ऑफ डेटा सेंटर्स deployed within a latency defined perimeter and connected through a dedicated regional low latency network, ठीक है? With more global regions than any other cloud providers, Azure gives customers the flexibility to deploy application where they need, and Azure region has discrete pricing and service availability. आपसे क्या बोल रहा है कि एजोर में क्या होगा, हमारा हर एक रीजन में ये चीज अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी जोन और ये सारी चीजें, बट आपसे क्या बोल रहा है कि विद इन द रीजन अगर आपके पास मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन भी है ना, सो दे आर वेल कनेक्टेड विद द प्रॉपर रिडंडेंसी नेटवर्क। अगर एक नेटवर्क उनका डाउन होता है तो दोनों जो कनेक्टिविटी को यूज कर रहे हैं ना, वो 2 डिफरेंट चैनल्स को यूज करके, राइट? एक लिंक मेरा डाउन गया तो दे हैव द बैकअप लिंक अवेलेबल बिटवीन द अवेलेबिलिटी जोन्स आल्सो, ठीक है? इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एजोर अवेलेबिलिटी जोन का। Azure availability zones are unique physical locations within an Azure region। तो यही मैंने बात किया था, थ्योरी आप थोड़ा सा इसका गो थ्रू कर लेना। अवेलेबिलिटी सेट, देखो आपसे क्या बोल रहा है, अगर प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, अगर आपका एक वीएम या 2 वीएम सिंगल रैक में अगर आपने चला रखे हैं, हाँ जी, प्रॉब्लम क्या होता है हमारा, जैसे आपने VM1 VM2 एक रैक में चला रखे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि ये रैक अगर मेरा पूरा डाउन गया तो होगा क्या,
दोनों योर setup down हो कंप्लीट जाएगा। दोनों एप्लीकेशन virtual विल बी machine इनएक्सेसिबल, डाउन हो जाएगा सबका। राइट। तो इन्होंने बोला कि हम आपको ना विद इन द डेटा सेंटर 2 रैक अवेलेबल कराते हैं, एक सर्वर आपका यहाँ चल रहा है, एक सर्वर आपका यहाँ पे चल रहा है। सो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या, अवेलेबिलिटी सेट। इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट मेक यूज ऑफ 2 की कॉन्सेप्ट्स, फॉल्ट डोमेन्स एंड आपका अपडेट डोमेन्स। At its core, Azure consists of rack upon racks of the servers. Each rack can host any number of virtual machines. It depends on the कि rack में total आपके configurations कितना है, उतने ही virtual machines हम वहां पे provision कर सकते हैं। When creating a highly available pairing, you want to be sure that there is no single point of failure. That your workload will still be provisioned by one virtual machine if the other is under maintenance, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट। जियोग्राफी का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रीजन्स को ये लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे इंडिया इज अ जियोग्राफी, और इंडिया में अगर आप देखते हैं तो एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड और आपका ताइवान, इन सबको मिला के दीज आर द एजोर रीजन्स, और इनको मिला के ये लोग बोलते हैं क्या, दिस इज माय जियोग्राफी, ठीक है। एंड आगे हम चलते हैं तो इसके बाद आता है आपका एज्योर का टर्मिनोलॉजी। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके पास 3 की कंपोनेंट्स हैं आपके पास बस। सबसे पहला हमारे पास क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रीजन, एंड फिर अवेलेबिलिटी जोन, एंड फिर आपका अवेलेबिलिटी सेट। एज्योर टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो टर्म आपको बता रखा है इन्होंने, यू शुड हैव द अकाउंट अवेलेबल। अकाउंट का मतलब यहां पे क्या होता है, एज्योर बोलता है कि ये हमारा पूरा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, राइट। यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और इस अकाउंट के अंदर अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। एन नंबर ऑफ यूजर्स मेरे क्लाउड में आते हैं, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, उनको एक स्पेस अवेलेबल कराना, उनको एक आइडेंटिफिकेशन देना, उनका उनका एक सेल्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करके देना, जिसको आप बोलते हैं टीनेंट, राइट। सबसे पहले आपका जो आइडेंटिफिकेशन एजोर क्लाउड में होता है ना, विद योर ईमेल आईडी, आप अपना एक अकाउंट साइन अप करोगे, और एजोर ने पता है जितने भी कस्टमर्स हैं सबको बोला हुआ है, चाहे आप कंपनी के लिए अकाउंट बना रहे हैं, चाहे आप अपना पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, जैसे ही आप अकाउंट साइन अप करोगे तो आपका जो अकाउंट है, एजोर खुद में एक एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करता है। एक्टिव डायरेक्टरी मतलब क्या है, एक यूजर मैनेजमेंट का सेंट्रलाइज यूटिलिटी आप उसको मान लें। जैसे लिनक्स में जिस चीज को आप एलडेप बोलते हैं, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, विंडोज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ये डायरेक्टरी। तो डोमेन माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, जितने भी यूजर अकाउंट बनते हैं ना, उनको खुद के मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस में ऐड करता जाता है, और उनको बोलता है कि आपका जो ये अकाउंट में साइन अप करके दे रहा हूं ना, ये अकाउंट आपका क्या है, एसएसओ लॉगिन अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएसओ लॉगिन अकाउंट? सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, आपको एजोर में स्टोरेज प्रोविजन करना है, क्लाउड में जाके आपको अपने सर्वर्स के लिए ब्लॉक लेवल का स्टोरेज प्रोविजन करना है। सर्वर्स के लिए स्टोरेज आपको चाहिए, जिनको आप वॉल्यूम्स बोल सकते हो, पार्टीशंस आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे पहला कंडीशन ये होता है कि यार एसएसओ लॉगिन अकाउंट उन्होंने मेरे को दिया, तो मैं क्या स्टोरेज की सर्विस को एक्सेस करने के लिए अलग से यूआरएल मेरे को मिलेगा कोई? नहीं। अगर मेरे को वर्चुअल मशीन क्लाउड में रन करने, तो क्या मेरे पास अलग से कोई यूआरएल है? एडब्ल्यू एजोर वाले क्या बोलते हैं इस चीज को, कि आपको ना मैं एक सिंगल यूआरएल दे रहा हूं, ये मेरा खुद का एक सिंगल यूआरएल है, portal.azure.com, और यहां पे जाके ना जो सर्विस आपको सर्च करना है, सिंगल यूआरएल पे आप लॉगिन करना। वर्चुअल मशीन आपको चाहिए तो टाइप हेयर वर्चुअल मशीन, आपको बता रहा है कि यहां से आप वर्चुअल मशीन कर सकते हो। अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो टाइप हेयर नेटवर्क, ठीक है। जितने भी सर्विसेज नेटवर्क से रिलेटेड है आपको यहाँ पे लिस्ट कर दिया।
दैट मीन्स कि जब हम अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, तो जैसे मैंने अपना जो अकाउंट साइन अप किया है, क्या नाम है उसका, श्याम 25295@gmail.com, दैट मीन्स कि मेरा जो ये खुद का मेल आईडी है, इसकी हेल्प से मैंने क्या किया है, एक एजोर के एक्टिव डायरेक्टरी में जाके अपना अकाउंट साइन अप किया। और एजोर इस चीज को क्या बोलता है कि ये आपका एसएसओ लॉगिन अकाउंट है। इस सिंगल यूआरएल से जाके एजोर के जो 200 प्लस आपके सर्विसेज हैं, हर एक सर्विस को आप यहां से ही एक्सेस कर सकते हो। जैसे कंपनीज में भी आपने देखा होगा, हमारे कंपनीज के कुछ इंटरनल टूल्स ऐसे होते हैं जिनको कि एचआर आपको बोलता है कि यार ये सिंगल यूआरएल आपके पास है, यहां से जाके आपको लीव अप्लाई करना है तो ये लिंक आपके पास है, आपको अगर अपना कोई रिमर्समेंट करना है तो आपका ये लिंक आपके पास है, अपना मेल ओपन करना है तो ये लिंक आपके पास है, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने हैं तो ये लिंक है। मतलब आपका भी जो कंपनी में यूजर आईडी मिला, दैट इज ऑल्सो द एसएसओ अकाउंट। सिंगल यूआरएल से हर एक सर्विस को हम एक्सेस कर पा रहे हैं एज अ अम्ब्रेला, तो उस लॉगिन अकाउंट को हम बोल रहे हैं यहाँ पे एसएसओ लॉगिन। तो सबसे पहला जो टर्मोलॉजी में कीवर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, अकाउंट और टेनेंट, which means at the highest level is an Azure account, also known as a tenant or directory. These terms will be used interchangeably. ठीक है? An Azure account is uniquely associated with an Azure Active Directory. और ये जो एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करता है ना, वो एजोर के कंट्रोल में है। फर्स्ट टाइम जब अपना रूट अकाउंट भी इसको हम बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट भी बोलते हैं, तो एजोर क्या करता है, आपके उस अकाउंट को खुद के मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस में ऐड कर देता है, वेयर यूजर ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सेस द एजोर पोर्टल एग्जिस्ट। एंड एजोर टेनेंट इज फ्री टू क्रिएट, इसका कोई एडिशनल चार्ज आपसे नहीं लेता है एजोर। By itself is simply a container for subscription and AAD objects। ठीक है? और मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये क्या आपको डोमेन बाय डिफॉल्ट वो लोग असाइन करते हैं, क्योंकि हमें एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन करने के लिए पहले एक एग्जिस्टिंग डोमेन हमारे पास होना चाहिए। तो हर एक यूजर का जो डोमेन एजोर आपको बना के देता है ना, वो on.microsoft.com, और यहाँ सामने आता है फिर उसके टेनेंट का नेम, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इंफॉर्मेशन आपको दिखता है। फिर अकाउंट के साथ यहाँ पे हमारे पास आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आपने बोला कि मेरा एक मेल आईडी है क्या, shyam@scl.com। तो एजोर इस चीज को क्या बोलता है, ये आपका टेनेंट हो गया या फिर आपका क्या हो गया, ये अकाउंट। ठीक है? अब इस अकाउंट को काम करने के लिए, यानी कि इसका अकाउंट साइन अप करने का तो एजोर ने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया, लेकिन इससे आगे जब आप अपने रिसोर्सेस प्रोविजन करोगे, यू विल प्रोविजन द वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, डेटाबेस, लोड बैलेंसर्स, मेलिंग के सर्विसेज, राइट? तो इन सर्विसेज के लिए एजोर आपको कुछ चार्ज करता है। वो बोलेगा कि ये सर्विसेज हर एक सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपसे मैं कुछ इनका चार्ज लेता हूं, तो आपका बिलिंग होगा किस बेस पे, तो उसके लिए मैं आपको ना एक एक कूपन प्लान देता हूं एक तरीके से, और उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो किसी भी सर्विस को एजोर में प्रोविजन करने से पहले दो चीजें होती हैं आपके पास। सबसे पहले तो उनका एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन को आप बोल सकते हैं कि ये आपका एक वैलिड लाइसेंस हो गया आपके लिए, एक एक्टिवेशन की हो गया। नाउ आप अब एजोर के किसी भी सर्विस को विद इन दैट सब्सक्रिप्शन आप क्या कर सकते हैं, वन अकाउंट कैन हैव द मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। जैसे आपने बोला मेरे को ओनली ऑफिस 365 का सर्विस चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑफिस 365 के लिए अपना एक सेपरेट सब्सक्रिप्शन एजोर क्लाउड पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। और उसी ऑफिस 365 के सब्सक्रिप्शन के अंदर आप चाहें तो मल्टीपल रिसोर्सेज, वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क, लोड बैलेंसर्स, डेटाबेस, एप्लीकेशंस, कुछ भी आप प्रोविजन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब वेयर योर बिलिंग विल परफॉर्म ऑन दी सब्सक्रिप्शन को, आई एम सॉरी सर, यू कैन कंटिन्यू सर। यस यस प्लीज गो अहेड। सर सब्सक्रिप्शन को हम टैली कर सकते हैं?
हाँ भी बिल्कुल, इसके ऊपर कितने रोल्स हैं, क्या इंफ्रा हम इसके ऊपर डाल सकते हैं, क्या राइट उसकी राइट, कॉस्ट रहेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। कॉस्टिंग का इनका खुद का एक कैलकुलेटर है। जैसे एज अ कस्टमर आपको ये देखना है कि यार अगर मैं एक वर्चुअल मशीन इस कॉन्फ़िगरेशन का एज़्योर क्लाउड में रन करता हूँ, तो मंथली उसका एक मंथली एस्टिमेटेड बिल उसका कितना होने वाला है। तो उन्होंने ना ऑनलाइन कैलकुलेटर प्राइसिंग का हमें दिया हुआ है कि गो अहेड एंड विद दिस कैलकुलेटर यू कैन एनालाइज और एस्टिमेट हाउ मच बिल यू हैव टू पे एट द मंथ ऑफ द एंड। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इसकी इंफ्रा कैसे पता कर सकते हैं सर? जैसे सब्सक्रिप्शन है तो हमें पता करना हो भी कितने नंबर ऑफ वीएम्स हैं इसके ऊपर, या पर्टिकुलर ऑफिस लिमिट्स। 365? हाँ जी हाँ जी, कि जैसे ऑफिस आप ये 365 भी चाहते चलेगा हैं इसके कि ऊपर? एक सब्सक्रिप्शन में कितने लिमिट्स मैक्सिमम हैं, तो उसका मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, बिकॉज वी हैव द सर्टेन लिमिट्स, हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स, हाउ मच स्टोरेज एंड कितने सर्विसेज बाय डिफॉल्ट आप एक टेनेंट में प्रोविजन कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, वी विल सी। ठीक है। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, जैसे सबसे पहले टॉप पे आपका अकाउंट, एंड देन अकाउंट के अंदर वी हैव द सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप का मतलब क्या होता है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ योर क्लाउड सर्विसेज। जो एजोर पे आपने सर्वर बना रखे हैं, स्टोरेज ले रखा है, एप्लीकेशन प्रोविजन कर रखा है, मेलिंग का सर्विस आपने ले रखा है, कंटेनर का सर्विस आपने ले रखा है, एआरएम टेम्पलेट्स आपने यूज कर रखे हैं, डेटाबेस आपने प्रोविजन कर रखा है। तो यहाँ पे एजोर वाले क्या बोलते हैं, उनको आपको पहले एक रिसोर्स ग्रुप का पार्ट आपको बनाना पड़ेगा। वन सब्सक्रिप्शन और वन अकाउंट कैन हैव द मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप को ना आप ऐसा समझ लें कि जैसे कि मेरे पास तीन डिफरेंट टाइप के टीम हैं। एक डेवलपमेंट टीम है मेरा कंपनी में, और एक मेरे पास प्रोडक्शन का टीम है, और एक मेरे पास टेस्टिंग का टीम है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इनके रिसोर्सेस को लॉजिकली मैं अलग अलग करूंगा, जिससे कि मेरे को एट द मंथ एंड पे ये पता चले कि कितना बिल मैंने डेवलपमेंट के लिए दिया, कितना बिल मैंने प्रोडक्शन के लिए दिया एजोर को, और कितना बिल मैंने टेस्टिंग वाले टीम के लिए दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, तीन रिसोर्स ग्रुप बना दिए अलग अलग नाम से। एक आपने बनाया रिसोर्स ग्रुप डेव के नाम से, एक आपने प्रोडक्शन के नाम से, और एक आपने बना दिया किस नाम से, टेस्टिंग के नाम से। अब आपने बोला कि डेवलपमेंट का जो रिसोर्स ग्रुप है, यहां पे मैंने 5 सर्वर्स रन कर रखे हैं, AWS से स्टोरेज भी लिया है, और डेटाबेस की सर्विस भी ली है, मेलिंग की सर्विस भी मैंने यहां से लिया है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन की सर्विस भी मैं इनसे यूज कर रहा हूं, और मॉनिटरिंग टूल की सर्विस भी मैंने इनसे लिया है। तो इन सारे रिसोर्सेज को, इनको हम लोग क्या बोलते हैं एजोर में, टेक्निकली वी कॉल इट रिसोर्सेज। और जब इन रिसोर्सेज को आप किसी ग्रुप में ऐड करते हो ना, और ये भी आप याद रखना, बिना सब्सक्रिप्शन के और बिना रिसोर्स ग्रुप के आप एजोर में कोई भी सर्विस आप प्रोविजन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे डेटाबेस हो। यू शुड हैव योर रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट अवेलेबल, एंड रिसोर्स ग्रुप भी हमारा एट द एंड किससे कनेक्टेड होना चाहिए, विद योर सब्सक्रिप्शन। तो आपका एक सिंगल कंपनी हुआ, आपने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा था, विद इन द सब्सक्रिप्शन यू कैन हैव मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप। तो लॉजिकल एक नाम आप अपना दे सकते हैं कि इस वाले ग्रुप में ये रिसोर्सेज मेरे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला जो कंपोनेंट हमारे पास आता है, जिसको हम रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं, लॉजिकल कंटेनर्स दैट यू यूज टू ग्रुप रिलेटेड टू रिसोर्सेस इन अ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ईच रिसोर्स कैन एग्जिस्ट इन ओनली वन रिसोर्स ग्रुप। ये बहुत काम की चीज है। एक सर्वर आपने किसी एक रिसोर्स ग्रुप का पार्ट बना दिया, तो आप उसको सफल करके मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप में नहीं लेके जा सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप allow for more granular grouping within a subscription and are commonly used to represent a collection of assets required to support a workload application or specific function within the subscription function, you can say your team name। ठीक है, नाउ ये हमने
एजोर के सर्टिफिकेशंस की बता रखा है, तो ये कल मैंने यहाँ पे कवर कर लिया था। तो इस वाले लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। सर एक बार